हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रही है हमारी बच्चों की पढ़ाई? तो आज का जो टॉपिक है ये फाउंडेशंस के लिए भी बहुत यूजफुल है और क्लास 11th यूनिट नंबर 5 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। एंड कार्डियक साइकिल पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द कॉलम्स, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें कार्डियक साइकिल और ईसीजी, बहुत ही छोटी सी वीडियो है आप सबके लिए। इसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि हार्ट के अंदर वो कौन सी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स मतलब वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कार्डियक साइकिल को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें हम पढ़ेंगे उसके चेंबर्स और सेप्टा। तो कार्डियक के अंदर, एक हार्ट के अंदर जो उसके सेप्टास हैं, आप देख सकते हो यहां पर ऑरिकल्स, द एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट एट्रिया। सो अपर चेंबर्स हैं और वो थिन वॉल्ड होती हैं दोनों एट्रियाज। इसमें जो हमारा प्योर ब्लड है फ्रॉम दी लंग्स, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी लंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा यहां पर। यस, यहां पर जो एरो है, दिस इज गोइंग टू कम इनसाइड, राइट? सो दिस इज गोइंग टू कम इनसाइड। यहां पर इट वाज इनिंग, इन आ रहा है। यहां से भी जैसे आप देख सकते हैं इन है, ऑल राइट। और एट द सेम टाइम एओटा से फिर जब यहां पे ये प्योर ब्लड है, ये यहां से वॉल्व से इट इज गोइंग थ्रू द एओटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हार्ट से रिलेटेड जो हमारा प्योर सर्कुलेशन पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट कहां से, अच्छा, इन द सेम टाइम, सिमिलर टाइम पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? दैट इज थ्रू दी वेना कावा, दैट इज थ्रू दी वेना कावा, यहां से आ रहा है। ऑल राइट, सो इट इज कमिंग फ्रॉम हेयर इन द वेना कावा और ऑफ कोर्स द कॉरोनरी साइनस से। तो यहां से ये आया एंड देन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सेमीलूनर वॉल से होता हुआ ये लेफ्ट लंग और यहां से ये राइट लंग की तरफ चला गया। ये लेफ्ट लंग फॉर ऑक्सीजनेशन और ये राइट लंग में चला गया फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट हो गया ये। दैट्स इट। इसके बाद तो ये हमने ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ देना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। सो वेंट्रिकल्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फॉर पंपिंग द ब्लड विद द प्रेशर। सो लोअर चेंबर्स है इसलिए थिक वॉल्ड होते हैं, आप देख सकते हैं डायमेंशन, ये वॉल्स कितनी थिक है, मस्कुलर कार्डियक मसल्स है। एंड एट द सेम टाइम ये बॉटम में जो एओटा ना, डिसेंडिंग एओटा का पैसेज है जो लोअर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, इट इज फॉर लोअर बॉडी पार्ट्स सर्कुलेशन में चला जाता है, लोअर बॉडी पार्ट्स सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेप्टा। सो व्हाट आर दोस सेप्टास? इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर, मतलब दो ऑरिकल्स के बीच में जो पार्टीशन है वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा, एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेपरेटिंग द चेंबर्स। अब देखो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टा है, लेकिन उसमें अपर्चर्स हैं, उसमें ऐसे अपर्चर्स हैं जिसमें से ब्लड एंटर होगा इन द कंजिक्यूटिव, जो उसके साथ में अटैच्ड वेंट्रिकल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्व्स की, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज वॉल्व्स। वॉल्व्स चाहिए, इसलिए वॉल्व सिस्टम 1 एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, यानी कि एवी वॉल्व्स होते हैं जो ट्राइकस्पिड है राइट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, एंड बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है लेफ्ट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में। ये इस बार 2026 के रीनीट में भी क्वेश्चन आया है वॉल्व्स के ऊपर। फंक्शन क्या है? इट अलाउज वन वे फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। एंड वॉल्व सिस्टम 2 सेमीलूनर वॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेमीलूनर वॉल्स में पल्मोनरी आर्टरी एंड एओटा की ओपनिंग्स आप देखें, यहाँ पे इन दोनों वॉल्स की ओपनिंग है। यहां पर ये क्रिसेंट शेप, मतलब हाफ क्रिसेंट यानी आधा चंद्रमा जैसे दिखता है ये वॉल्व। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम आर्टरीज इनटू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। अभी वेंट्रिकल्स जैसे ही सारा ब्लड इसको पंप आउट करेगा वो रिलैक्स करेगा, जैसे वो रिलैक्स करेगा तो हमारा ये नॉर्मल है कि जहां पे भी रिलैक्सेशन होता है वहां पे प्रेशर डिप होगा। तो हमें एक्चुअली फ्लूइड्स को लेकर जो प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर को ध्यान में रखना है कि फ्लूइड का प्रेशर ऑलवेज, फ्लूइड का मूवमेंट है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ब्लड इज ब्लाइंड, ब्लड की मूवमेंट ब्लाइंड है, वो देखेगा मैं यहां पे हूं, सपोज मैं इस चेंबर में हूं, मेरे पीछे जो चेंबर है ऑरिकल्स, उसमें भी प्रेशर लो है,
मेरे आगे जो आर्टरीज है उसमें भी प्रेशर लो है, तो मैं दोनों तरफ जा सकता हूँ, लेकिन इसका सजेशन है, इसको हमेशा रूल है कि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है टूवर्ड्स एओर्टा, इसलिए इसको बैकफ्लो को रोकने के लिए ये वॉल्स दी गई हैं। इसमें एक ऑटो एक्साइटेबल पेस मेकर भी है, हाई इसमें है, ये मायोजेनिक हार्ट होता है, जब हार्ट अपनी खुद की करंट डेवलप कर सकता है। इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड कार्डियक पैच, ये कार्डियक पैच ऑफ मसल है जो एकदम कॉर्नर, एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल पे है, सेप्टा के पास में जस्ट। ये मॉडिफाइड है, कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल है, ये काफी हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में रहेगा, प्लस प्लस बाहर, अंदर माइनस, तो इसलिए बहुत जल्दी इसमें आयोनिक चेंजेस होते हैं, तो ये ऑटो एक्साइटेबल है, जिसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। नाउ एक ओनली एक्सेप्शनल इन्वर्टिब्रेट, ओनली एक्सेप्शनल इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं, उसमें हमारा होता है मॉलिस्का। मॉलिस्का काफी एक्सेप्शंस रखता है और काफी एडवांसमेंट है, वो एक नॉन कॉर्डेट, तो मॉलिस्का का भी हार्ट मायोजेनिक होता है। सो बाकी सब जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, यानी साइनेप्स, न्यूरल से ही उनका सिग्नल आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर से, तभी वो एक्साइट होते हैं। So activities are auto-regulated by specialized nodal tissues without external stimuli of the neurons. इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। इसकी सीक्वेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? इट इज साइनोएट्रियल नोड सैन, फिर इसके बाद एवी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवीएन, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एवीबी एंड बंडल ऑफ एचआईएस, और इसके बाद आता है परकिंचे जो इसी में इन्वॉल्व है। तो ऐसे जो होता है राइट अपर एट्रियम में होता है द पेसमेकर, जिसे कहते हैं द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो अगर ये पेसमेकर सफिशिएंट करंट नहीं जनरेट कर पाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लेफ्ट क्लेविकल यानी कि लेफ्ट कॉलर बोन के नीचे मतलब सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे इम्प्लांट करते हैं अ स्मॉल लिथियम बैटरी, जिसमें एक छोटे मिली वोल्ट अमाउंट का करंट जनरेट होता है, सो दैट वो नेचुरल पेसमेकर को बकअप कर सके इस तरह से, मतलब आप सर्किट को पूरा करने की कोशिश करता है। तो सर्किट स्टार्ट होगा सो दैट उसको वो इंपल्स जनरेट हो, उसके बाद करंट अपने आप कंप्लीट होता है, बिकॉज इट फॉलोज ऑल और नन रूल, यानी कि या तो वो एक्साइट होगा बंडल या फिर वो नहीं होगा, और अगर होगा तो वो पूरी चेन को फॉलो करेगा टिल एंड। सो दैट इज अ न्यूरल और मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ऑल और नन रूल। वंस दे आर एक्साइटेड दे विल कंप्लीट देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो हम मसल्स में बताएंगे स्लाइडिंग फिलामेंट के बारे में। सिमिलरली न्यूरॉन्स के साथ भी ऐसा ही सिस्टम है, या कोई भी यहाँ पे मसल्स है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और ये नर्व बंडल में जो करंट इंपल्स जनरेट हो रहा है ये पूरा जाएगा, फ्लो होगा। सो राइट अपर ऑरिकल्स है, द पेसमेकर जनरेट 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। एवी लोअर लेफ्ट राइट एट्रियम पे होगा नियर एवी सेप्टा, इसमें करंट थोड़ा डिले होता है, दैट स्लाइट डिले ऑफ 0.1 सेकेंड्स ये अलाउ कर देता है कि यहाँ का सारा ब्लड, यहाँ से जो सारा ब्लड ये ऑरिकल्स का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है तब तक, तो ये वेंट्रिकुलर फिलिंग अलाउ करता है ये गैप दोनों के बीच में करंट का फ्लो। अब जैसे ही एवी नोड में करंट आया वो एवी बंडल में ट्रांसफर होता है, पासेस थ्रू एवी सेप्टा, और फिर बंडल ऑफ एचआईएस, एवी बंडल्स परकिंजे फाइबर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी ये वेंट्रिकल्स के मसल्स के अंदर पूरा ये वायर एम्बेडेड है फॉर करंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से ये इंटरनोडल पाथवे, ताकि दोनों ऑरिकल्स साइमल्टेनियसली लेफ्ट एंड राइट चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये करंट यहां पहुंच के इसके बाद फाइनली फास्ट ट्रैवल करता है। पूरा साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल लूप, जिसमें हम फेजेस देखते हैं। फेज 1 इज जॉइंट डायस्टोल, फेज 2 एट्रियल सिस्टोल, फेज 3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। साइकिल आप कहीं से पढ़ सकते हैं। इट इज बेस्ट स्टडीड व्हेन यू, आप इसको सबसे अच्छे से इजी वे में समझ सकते हैं जब आप इसको जॉइंट डायस्टोल से रियलाइज करते हैं। सो 0.8 सेकेंड्स 1 हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल कंसिडर करते हैं। नॉर्मल रेट 70 से 75 टाइम्स पर मिनट है, एवरेज 72 पर मिनट का होता है। एंड जॉइंट डायस्टोल इज रिलैक्स्ड एट्रिया या वेंट्रिकल्स, ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स। फेज 2 एट्रियल सिस्टोल होता है, इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुशिंग द रिमेनिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। फेज 3 होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, पंपिंग द ब्लड इनटू द आर्टरीज, रिस्पेक्टिव आर्टरीज में जाएगा, और ऑरिकल्स उस टाइम पे ऑलरेडी रिलैक्स कर रहे हैं।
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल. सिंक्रोनाइज्ड यानी बिल्कुल पेस अप होता है टाइम वाइज. साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन को जिसको सिस्टोल कहते हैं टेक्निकली, एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड. फेज 1 जिसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, इस टाइम पे चेंबर्स का क्या स्टेट है? ऑल 4 चेंबर्स रिलैक्स्ड स्टेट में है यानी कि डायस्टोल. वॉल्स का क्या है? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन है ताकि रेस्पेक्टिव ऑरिकल से ब्लड रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में पहुंच रहा है पैसिवली, और इसमें 70% पैसिव फिलिंग हो जाती है. पैसिव फिलिंग 70% हो जाती है. एंड ब्लड का फ्लो सो पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा से लेफ्ट एंड राइट एट्रिया में पहुंचता है. लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में पैसिव फ्लो होता है, लगभग 70% पैसिव फिलिंग वेंट्रिकल्स की इसी फेज में हो जाती है. जब इसमें क्या हो रहा है, ये वाले जो है वॉल्स आर ओपन, लेकिन ये वाले उस टाइम बंद मिलेंगे. नेक्स्ट इज द ट्रिगर. अब ट्रिगर होगा ये जैसे ट्रिगर होता है, सैंड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल फोर्सिंग साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. दोनों ऑरिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये जो ब्लड इन्होंने रिसीव किया है, ये इसका प्रेशर हाई हो गया है ऑरिकल्स में, तो ये अपना सारा ब्लड स्क्वीज कर देता है रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर. तो इस टाइम पे ऑब्वियसली ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो ओपन है, बट सेमीलूनर वॉल्स अभी क्लोज्ड होंगे. एंड हाई यील्ड डेटा एट्रिया सिस्टोल फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स इंक्रीजिंग द फ्लो बाय 30% मोर. तो जो रिमेनिंग 30% फिलिंग थी वो कंप्लीट हो गई. अब वेंट्रिकल्स 100% फिल्ड है, तो ऑब्वियसली फिल्ड हो गए तो क्या होगा, जैसे ही एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल होता है जो कि 0.1 सेकेंड्स का एंड मतलब ऑलमोस्ट ड्यूरेशन, उसके बाद वेंट्रिकल्स का प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स का प्रेशर. ऑरिकल्स का प्रेशर कम है ब्लड में, क्योंकि जिसमें ब्लड भरा हुआ है वही हाई प्रेशर चेंबर है. वहीं पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नर्व इंपल्स जनरेट होगा, और वहीं पे हम एक्सपेक्ट करेंगे सिस्टोल होने वाला है. सो थर्ड फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इस टाइम पे क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इससे दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड अपने अपने रिस्पेक्टिव आर्टरीज में चला जाएगा. सो एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड बाय AV bundle, AV node, AV bundle and bundle of HIS to ventricular musculature. Ventricles contract, atria not in diastole. So here now in diastole, sorry, it's now in diastole. Walls का क्या सीन होगा? Tricuspid and bicuspid walls prevents backflow into the atria. Semilunar walls allows ejection. तो इसलिए ये ओपन है, ये क्लोज्ड. तो जब ये क्लोज्ड होते हैं तब आता है फर्स्ट हार्ट साउंड HS1 लब साउंड. ब्लड फ्लो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Next is, what is that sound of the heart? One heartbeat has one cardiac cycle. It has two heart sounds, lub plus dub. It is due to the closure of the valves. This is a very important PYQ. It is heard by stethoscope. So lub is the first sound. It is closure of tricuspid and bicuspid valves, starts of ventricular systole. And dub is closure of semilunar valves, end of ventricular systole, ventricular diastole में ये reach करता है, ठीक है? And तो it ends to ventricular diastole. नाउ हम देखते हैं कि क्या इसमें आउटपुट है. तो हार्ट रेट जो कि 72 टाइम्स पर बीट्स पर मिनट है इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर साइकिल. रिमेंबर इट इज 70 ml. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट आता है. इट इज वॉल्यूम पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. सो वैल्यू इज ऑलमोस्ट 5000 ml जो 5 लीटर के बराबर है. सो द बॉडी कैन ऑल्टर, हमारी बॉडी ऑल्टर कर सकती है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बाय ऑल्टरिंग द कार्डियक आउटपुट सिग्निफिकेंटली हायर इन एथलीट्स, या हम जब भी कार्डियो करें. अब ईसीजी क्या है? ईसीजी इस पूरे कार्डियो साइकिल के मेजरमेंट है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे, मशीन को ग्राफ बोलेंगे, और जो रिपोर्ट आएगी उसको ग्राम बोलेंगे. बी वेरी केयरफुल. सो डेफिनेशन में इसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है? हमने सबसे मिनिमम वाला एनसीईआरटी मेंशन करता है 3 लीड्स. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट. The electrocardiogram, ECG, is a graphical representation of the heart's electrical activity. It has standard 3 lead setup. To monitor baseline heart activity, a patient is connected with 3 electrical leads: right wrist, and left ankle. Detailed evaluation multiple chest leads के थ्रू होता है. डिकोडिंग द इलेक्ट्रिकल वेव्स. अब ये पूरा पी वेव, ये फर्स्ट वेव पी वेव कहलाता है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया. दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, QRS,
ठीक है, रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत, कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है ये वाला टी वेव, इट रिप्रेजेंट्स रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। तो ये वेंट्रिकल अभी रिलैक्स होना शुरू हुआ, बाय द टाइम ये यहां आता है टी वेव, ये होता है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका मतलब अब वेंट्रिकल भी डायस्टोल में आ चुका है, ऑरिकल्स ऑलरेडी डायस्टोल में यहां आ चुके हैं फेज में, यहां पे ऑरिकल का डायस्टोल चल रहा है ऑलरेडी यहां पर, और यहां पे ये भी आ गया, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में आ गया है। तो अब इसको हम बोलते हैं कि इट इज joint diastole. So the end of the T wave marks the end of the ventricular systole, and that means diastole of ventricles. सिंथेसिस मैट्रिक्स में अगर इलेक्ट्रिकल मीट्स मैकेनिकल अगर हम देखें तो ईसीजी वेव, इलेक्ट्रिकल इवेंट और मैकेनिकल रिजल्ट्स क्या है? इलेक्ट्रिकल इवेंट्स is what electricity is talking about, the electrical flow of the impulse, or mechanical result is the contraction and relaxation of the cardiac muscles. So P wave, electrical it is atrial depolarization and mechanical it is atrial systole. QRS complex क्या है? Ventricular depolarization, mechanical is ventricular systole starts, and T wave it is ventricular repolarization and it is ventricular diastole relaxation. So clinical significance is any deviation अगर होता है from these standard wave shapes indicates cardiac abnormality या कोई भी disease, इससे आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेशंस होते हैं कार्डियक एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए। सो कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है? ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी वाया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक है, इसमें हमारी विल नहीं होगी। सिंपैथेटिक एएनएस और एएन, इसका दूसरा वर्जन है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों कंडीशंस हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को बैलेंस रखती है। इंक्रीज हार्ट बीट रेट, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तब है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में है, सिंपैथेटिक मोड पे, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट करता है इसकी वजह से। पैरेलली ब्रीदिंग रेट भी बढ़ती है, ब्रेथलेसनेस हम फील करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डेप्थ होती है, बिकॉज द बॉडी इज नाउ पंपिंग मोर ब्लड टूवर्ड्स द टिश्यूज, जिसको मैकेनिकल वर्क ज्यादा करना है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, और ग्लूकोज, लिवर से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। इससे क्या होगा? जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज बॉडी को मिलने लगता है सेल्स को, तो वो टाइमली एटीपी जनरेट कर पाएंगे टू कोप अप विद द एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में आता है डिक्रीजेस द हार्ट बीट रेट, it decreases conduction speed of the action potential, result decreases the cardiac output. So hormonal factor क्या हुआ? एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, यानी कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड, जो मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताऊंगी। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, इसका ग्लैंड का अंदर वाला जोन जो होता है मेडुला, उसमें एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कैटेकोलामीन्स, जिसमें होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, NOR, नॉर सूप का है, नॉन नहीं है, नॉर। सो नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ये दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। सो दे इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। सो क्लिनिकल पैथोलॉजी अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें, वो है जो कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन है, वो उसके अंदर जो अगर प्लाक जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेजेस, तो उससे ब्लड का फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो ऑब्वियसली कार्डियक मसल्स को फीड नहीं देंगे और बोलेंगे तुम काम करो, हाउ इज इट पॉसिबल? तो एटीपी सिंथेसिस धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, कार्डियक मसल्स वीक पड़ेंगे, टेम्पररी पहले वो अपना काम बंद करेंगे, फिर वो अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो वो परमानेंट टिश्यू नेक्रोसिस में चले जाते हैं, यानी कि परमानेंट डैमेज टू दी हार्ट। तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हाइपरटेंशन होता है जब बीपी बॉडी का ब्लड प्रेशर हायर साइड हो जाए। सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर 140 और 90 से भी ऊपर, mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी की यूनिट होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वैसे आजकल WHO ने 140 90 120 इज अ नॉर्मल ना, सो 130 और 90 को थोड़ा कंसिडरेट कर दिया है, बट टेक्निकली अगर हम एनसीईआरटीज की बात करें तो हमें इसी वैल्यू पे जाना है। सो 120/80 होता है। 120 तक जो प्रेशर हाई होता है, वेंट्रिकल्स ने पुश किया है ब्लड को आर्टरीज के अंदर, तो वो है सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होता है और वो
सेमिलूनर वॉल शट डाउन होते हैं क्योंकि ब्लड दोबारा पीछा नहीं कोशिश करता है वेंट्रिकल्स में, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा फर्स्ट किक के बाद, जब वो जैसे फर्स्ट किक मिलती है उसको आर्टरीज में, तो वो दोबारा से एक स्लाइट बैक लेता है, तो उसके टाइम पे थोड़ा प्रेशर डिप होता है, दैट इज 80 mmHg। अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स, इसकी वजह से किडनीज, आईज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है CAD कैड। एथ्रोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन होता है उसमें। एथ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर हम बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज नैरोज द कोरोनरी आर्टरीज, रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ठीक है, एक होता है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्टरियों में कैल्शियम नहीं होगा। हार्ट फेलियर में हार्ट फेल्स टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द बॉडी नीड्स। मेन सिम्टम्स क्या है? कंजेशन ऑफ द लंग्स, नो डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नाउ एंजाइना में क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन अकर्स व्हेन इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीचेस द हार्ट। मसल्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो कॉमन हो जाता है, मिडिल एजेड और एल्डरली पर्सन में ही कॉमन है। अच्छा, हार्ट अटैक बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें भी मतलब हार्ट फेल्स टू फुलफिल द बॉडी नीड्स ड्यू टू कंजेशन इन द लंग्स, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एक होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है जब इम्पल्स ही जनरेट नहीं होता, ठीक है, करंट ही नहीं है, भले हार्ट के मसल्स ठीक है लेकिन इम्पल्स जनरेट सफिशिएंट नहीं हो रहा है ड्यू टू द SA नोड मेल फंक्शनिंग, सो कार्डियक अरेस्ट उसे कहेंगे व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। तो ये आपको बेसिक मैंने बता दिया। नाउ वी विल गो टू द वीडियो सेशन। मैंने आपके लिए 2 वीडियोस के बनाए हैं, आई हैव ट्राइड कि वो आपको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। सो लेट मी स्विच ऑफ टू द 2 वीडियोस आर देयर बैक टू बैक, मैं उसको कंटिन्यूएशन में आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स वॉच इट। Right now, as you sit perfectly still, an internal engine is pumping 5,000 milliliters of fluid through your body every single minute. This system operates under a rigid mathematical constraint. At an average resting rate of 72 beats per minute, the heart has exactly 0.8 seconds to complete a full mechanical and electrical cycle. If this precise synchronization is off by even a fraction of a second, the forward flow of blood halts. To understand the mechanics of this auto-regulated machine, we need to artificially stretch a single 0.8-second heartbeat into a 5-minute timeline. The human heartbeat is a sequence of cascading high-pressure events that must execute flawlessly to keep you alive. At 0.0 seconds, the cycle begins in a state called joint diastole. All 4 chambers of the heart are completely relaxed. This cross-section schematic shows blood flowing passively. Deoxygenated blood from the vena cava and oxygenated blood from the pulmonary veins pour into the top chambers, the atria, and drain directly down into the ventricles below. The internal gateways, known as the bicuspid and tricuspid valves, are wide open to allow this downward flow. Meanwhile, the exit routes, the semilunar valves, remain firmly closed. In the upper right atrium, a cluster of specialized tissue called the sinoatrial node generates an electrical action potential entirely on its own, without any signal from the brain. This small spike, known as the P wave on a standard ECG reading, maps exactly to that initial electrical spark. Mechanically, this spark triggers atrial systole. Both atria violently contract simultaneously, forcing the remaining blood down into the ventricles and increasing their fluid volume by 30%. The heart actively primes itself using a self-generated electrical spark to maximize its fluid capacity before the main pumping event begins. This synchronized split screen tracks the electrical signal as it travels from the upper heart down through the AV node, the bundle of His, and into the Purkinje fibers. On the right, we see this exact path mapped out as the massive QRS complex spike. The immediate physical reaction is ventricular systole. The thick-walled lower chambers of the heart contract with immense force. This sudden, massive spike in ventricular pressure forces the tricuspid and bicuspid valves to slam shut, blocking blood from flowing backward into the atria. The physical impact of those 2 valves slamming shut creates the first acoustic heart sound, the lub. As pressure continues to build, it forcefully blasts the semilunar valves open, ejecting deoxygenated blood toward the lungs and oxygenated blood into the aorta. The cycle then enters the reset phase, marked by the T wave on the ECG. The ventricles suddenly relax and internal pressure rapidly drops.
Because of this sudden drop in pressure, the semilunar valves snap closed to catch the falling blood. This impact creates the second acoustic sound, the dub. The iconic lub-dub rhythm of a heartbeat is actually the acoustic byproduct of perfectly timed pressure valves snapping shut to prevent lethal backflow. Shifting the timeline back to normal speed, we can measure the tangible result of that single 0.8-second cycle. Roughly 70 milliliters of blood is pumped out by each ventricle, a metric known as stroke volume. This kinetic sequence calculates the total capacity. Multiplying that 70 milliliter stroke volume by the average 72 beats per minute yields the 5-liter cardiac output. That 5-liter output is highly adaptable based on physical demand. During exercise, the autonomic nervous system and medulla oblongata in your brain override the pacemaker, drastically increasing both your heart rate and your stroke volume. An ECG reading is the real-time telemetry of a highly adaptable, auto-regulated electromechanical sequence that relentlessly sustains human life. Welcome back to The Explainer. Look, if you're a focused learner who wants to understand exactly how the most critical, tireless machine inside your body operates, you are definitely in the right place. Today, we're exploring the human heart, and we're looking at it as an incredible biological machine. It's a physical pumping engine, complete with its very own built-in electrical monitoring system. Before we jump right into the mechanics, I just want to give a quick shout out to BioAce, the incredibly detailed anatomical source material we're using today to visualize all these complex processes is provided by them. Okay, here's our roadmap for today. First, we'll cover the human cardiac cycle. Second, the 3 phases of pumping. Third, an introduction to the ECG. And finally, decoding P, QRS, and T. Let's dive right into Section 1, the human cardiac cycle. What we're really talking about here is the sheer, incredible speed at which our biological engine runs. Take a look at this number, 0.8. That is 0.8 seconds. It takes less than a single second for one complete cardiac cycle to occur. It's just mind-blowing. A perfectly orchestrated sequence of physical and electrical events keeping you alive, beating day in and day out without you ever having to consciously think about it. So, to grasp what actually goes down in those 0.8 seconds, we need to contrast 2 essential medical terms that you're going to hear constantly: systole and diastole. Simply put, systole is the contraction phase. It's when the heart muscle forcefully squeezes to push blood out. Diastole, on the other hand, is the relaxation phase, where the muscle relaxes, the chambers expand, and they fill right back up with blood. Squeeze and relax. Systole and diastole. Moving on to Section 2, the 3 phases of pumping. So, we're going to take that tiny 0.8-second loop and slow it way, way down. The entire cardiac cycle is laid out in 3 distinct mechanical phases: joint diastole, atrial systole, and ventricular systole. Let's look at what's happening inside the chambers during each step so we can see exactly how the engine actually moves blood. Step 1 is joint diastole. Picture this. All the chambers of the heart are in a totally relaxed state. The tricuspid and bicuspid valves, those are the ones sitting between the upper atria and the lower ventricles. They're wide open. Because the engine is relaxed, blood from the pulmonary vein and the vena cava just flows freely and quietly right through the atria, spilling down into the ventricles to fill them up. Then, bam, we hit phase 2, atrial systole. This kicks off when the sinoatrial node, or SAN, generates an action potential. The SAN is essentially the heart's natural pacemaker. This little electrical spark makes both atria at the top of the heart contract at the exact same time. Now, what's really fascinating about this is that the ventricles were already passively filling up during joint diastole, so this atrial squeeze, it acts as a top-up, increasing blood flow into the ventricles by exactly 30%. Instantly after that, we enter phase 3, ventricular systole. The action potential travels from the SAN down to the AVN, the atrioventricular node, and shoots through the bundle of His, spreading right through the ventricular muscles. This triggers a massive, powerful squeeze of the lower ventricles. The pressure spikes, violently snapping the tricuspid and bicuspid valves shut, so blood literally can't go backwards. Instead, the semilunar valves are forced open, and deoxygenated blood is blasted to the lungs, while oxygenated blood is pumped out through the aorta to the rest of your body. You know that mechanical sequence we just talked about? That's exactly what creates the sound of life you hear through a stethoscope, the famous lub-dub.
you aren't actually hearing the muscles squeeze. You're hearing the mechanical snapping shut of the heart's valves. The lub, that first sound, is the closure of the tricuspid and bicuspid valves when the ventricles start their big squeeze. The dub, the second sound, happens a split second later when the ventricles relax in diastole and the semilunar valves snap shut to stop blood from flowing backward. Lub, dub. Let's wrap up this mechanical section by just appreciating the sheer scale of this operation. On average, a healthy heart runs this cycle about 72 times a minute. During each and every beat, the ventricles pump out a stroke volume of about 70 milliliters of blood. Multiply that stroke volume by the heart rate, and you get your cardiac output. That means those tiny 0.8-second actions combine to pump about 5 entire liters of blood every single minute. To put that in perspective, that's over 7,000 liters a day. That is enough to fill a small swimming pool, all powered by this one tireless muscle. All right, let's jump to Section 3, Introduction to the ECG. So, we know exactly what the physical pump is doing, but how do we monitor the invisible electrical signals that are actually controlling it? Well, we use an electrocardiograph, or an ECG. It's a graphical representation of the heart's electrical activity during a single cycle. The key takeaway here is that it doesn't show the physical squeezing of the blood. Instead, it measures the invisible electricity traveling through the SAN and AVN that actually triggers the physical pumping we just learned about. Which brings us to Section 4, Decoding P, QRS, and T. If you've ever watched a medical drama, you've absolutely seen these famous jagged lines scrolling across a monitor. Let's demystify what those letters actually mean by mapping the electricity directly to the movement. The P wave represents the electrical depolarization of the atria, which results mechanically in atrial systole, that 30% top-up squeeze. Then you have the huge QRS complex, which is the depolarization of the ventricles. That triggers ventricular systole, the massive pump to the whole body. Finally, the T wave is the repolarization of the ventricles, bringing us to ventricular diastole, where the engine relaxes and resets. To summarize this into a simple, easy-to-remember narrative, think of the P wave as the initial trigger, gently squeezing the atria. The sharp, tall QRS complex? That's the main event, the powerful surge of electricity that makes the ventricles pump life-giving blood everywhere. And the T wave is just the reset button, letting the ventricles relax so the whole cycle can begin again in less than a second. Reading these exact electrical spikes tells a doctor exactly what your mechanical engine is doing, all without ever having to look inside your chest. So the crucial point here is that your heart relies on a perfect marriage of electrical signaling and mechanical plumbing, all perfectly timed to 0.8-second intervals. A huge thank you again to BioAce for the source material that made visualizing this 0.8-second miracle possible today. And I'll leave you with this final thought to ponder. Given how flawlessly synchronized this entire system has to be, what might the precise timing of your own P, Q, R, S, and T waves reveal about the health of your unique engine? Really think about that the next time you feel your pulse. Thanks so much for learning with me today, and keep exploring the incredible machinery of the human body. All right, students. I hope you liked the video. Bye for now. Happy learning.